हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो हरियाणा जीके का सीरीज भी चल रहा है आधुनिक भारत की सीरीज के साथ साथ, जिसके अंदर हम टोटल 6 क्लास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और जो अपना आज क्लास होगा, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज जो हमारा सेशन होगा, क्लास होगा, वो होगा अपने हरियाणा की धरा पर एक तोमर वंश का भी उदय हुआ था। और तोमर वंश आपने मेरे हिसाब से नेशनल जीके के अंदर भी कवर किया होगा। तो जो तोमर डायनेस्टी है, तोमर वंश है, तोमर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे आज के सेशन में। और उसके साथ साथ हमें ना सूरजकुंड के बारे में बात करेंगे, जो कि आजकल चर्चा का विषय था। अभी फरवरी के महीने में आपने देखा होगा सूरजकुंड का एक अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन भी प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में अपने हरियाणा की धरा पर यानी कि फरीदाबाद नामक डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है प्रतिवर्ष 1987 से। तो इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक तरह से माध्यम बनाएंगे आपके साथ, क्वेश्चन को सिर्फ माध्यम बनाएंगे और चर्चा करेंगे तोमर डायनेस्टी और सूरजकुंड के बारे में। तो ज्यादा समय एक तरह से खराब ना करते हुए, क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे, है ना, सीधी बात नो बकवास, अब की बार सिटी पास। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। और चर्चा करेंगे आज अपनी इस तोमर डायनेस्टी। देखो एक बात को ध्यान रखना, ये जो हरियाणा जीके का एक तरह से हमारा सीरीज है तोमर डायनेस्टी का, लेकिन इस टॉपिक से या इस सेशन से आप लोग नेशनल जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से कवर कर पाओगे। आप लोग एक तरह से हमारे साथ जुड़े रहना। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव आ चुकी है, जल्दी जल्दी हमारे सेशन को आप लोग लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा ज्यादा बंदों को शेयर करना, जिससे कि और भी बच्चे हमारे इस छोटे से सेशन का फायदा उठा पाए। ज्यादा बड़ा इतना सेशन होगा नहीं, क्योंकि तोमर डायनेस्टी इतना ज्यादा एक तरह से बड़ा पॉइंट था नहीं, लेकिन एक तरह से इंडिया के इतिहास में एक मेन रोल तोमर डायनेस्टी का है। तो उन्हीं सब पर हम बात करना चाहेंगे तोमर डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। वैसे तो तोमर वंश जो बात करें वो हरियाणा के अंदर भी एक तरह से चला था, हरियाणा दिल्ली वगैरह आसपास के क्षेत्र में। लेकिन एक तोमर है ना, मालवा क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश में भी तोमर वंश का एक साम्राज्य चला था। जैसे राजा मान सिंह आपने सुना होगा, तोमर शासक एक तरह से पराक्रमी शासक के रूप में। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, माध्यम बनाएंगे, सभी को एक दूसरे के साथ लिंक बनाएंगे, है ना। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके इस छोटे से सेशन का। तो क्वेश्चन एक आसान है, इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन ओनली माध्यम होंगे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन ये है साहब, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये सिर्फ अटेंडेंट पीजीटी ज्योग्राफी के पेपर में आया हुआ पॉइंट है। तो ऑप्शन है आपके सामने, कुमारपाल है, हेमचंद्र है, सूरजपाल है एंड धर्मवर्धन है, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है और उम्मीद करें आपने माइंड में टोस कर लिया होगा। सूरजकुंड जो कि हरियाणा के अंदर है ना, सूरजकुंड, ठीक है। तो इसके बारे में बताना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, जिसको लेक ऑफ द सन के नाम से भी जानते हैं, सूरजकुंड, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो आपने उम्मीद करें टोस तो कर लिया होगा माइंड में, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा भाई सूरजपाल, ठीक है। अब सूरजकुंड का निर्माण आप लोग सभी जानते हो सूरजपाल के द्वारा करवाया गया था। अभी सूरजकुंड के बारे में ना हम थोड़ा सा पॉइंट बात करते हैं आपसे कि क्या है सूरजकुंड, इसके कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। फिर इन्हीं को आधार बनाकर हम आपके सामने चर्चा करते चलेंगे अपने इस सेशन में, ठीक है। सूरजकुंड, ठीक है, सभी ने मेरे हिसाब से नाम सभी ने सुना होगा सूरजकुंड के बारे में, ठीक है। तो ये एक तरह से यहां पर हमने बात डाला है सूरजकुंड। तो देखो इसका निर्माण जो है ना, अगर बात करें तो सूरजकुंड का अगर आपसे पूछे ना कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया था, इसका निर्माता एक तरह से कौन है, तो सूरजकुंड का जो निर्माता है ना, ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया था, तो एक राजा था सूरजपाल। तो मैं अभी बात किया तोमर शासक, एक तरह से सूरजपाल, इसके द्वारा इसका निर्माण किया था, तोमर शासक है ये, ठीक है। तोमर डायनेस्टी से संबंधित है और बिल्कुल आसान चीज है, ज्यादा इतना हार्ड पॉइंट होता नहीं है, ठीक है। तोमर शासक, निर्माता कौन हो जाएंगे, तोमर शासक सूरजपाल, ठीक है। तो ये तो देखो नाम से ये सूरजकुंड सूरजपाल, ठीक है। तो तोमर शासक सूरजपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये बात ध्यान रखना। कई जगह आपको अनंगबाग द्वितीय भी एक तरह से नाम लिखा मिल सकता है ना। तो आप लोग ज्यादा इतना कवर करना, इनको पजल मत होना। दूसरी बात, ठीक है, ये जो इन प्रेजेंट टाइम है ना, जो अरावली श्रृंखला ना, दुनिया के इन प्रेजेंट टाइम में सबसे प्राचीन एक तरह से रेंज आप जानते होंगे, अरावली जो रेंज है, अरावली श्रृंखला है। तो अरावली रेंज के अंदर है ना, इसकी लोकेशन बात करें तो अरावली रेंज के अंदर फरीदाबाद में है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की बात करें ना, तो अरावली, ठीक है, अरावली रेंज, ठीक है। अरावली इन प्रेजेंट टाइम में दुनिया का सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है, अरावली रेंज फरीदाबाद, ठीक है। तो ये हो गया इसका भाई लोकेशन, यानी कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसका निर्माण जो है ना सूरजपाल के द्वारा करवाया गया था, कौन सी शताब्दी में, तो 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। कई बार एचएससी के एग्जामों में ये पॉइंट भी आपने देखने को मिल जाता होगा, ठीक है, और ये आपने क्वेश्चन शायद देखा भी होगा। तो इसका निर्माण 10वीं शताब्दी के अंदर किया था, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी आकृति की बात करें ना, तो किस आकृति का है ये, एक तरह से सूरजकुंड एक झील ही तो है, ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी है, ठीक है, इसकी आकृति की अगर बात करें ना, तो इसकी आकृति एक तरह से कैसी है, यानी कि इसकी किस आकृति में इसको बनाया गया था, एक ये पॉइंट है। तो एक एम्फी थिएटर आपने मेरे हिसाब से सुना होगा, एम्फी थिएटर, ठीक है। तो ये एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर, अब देखो ये तो आप शायद समझ रहे हो या सब नहीं समझ रहे हो, अब इसको हम आसान बना देते हैं। एम्फी थिएटर एक तरह से एम्फी थिएटर में बनाया गया, यानी कि हम इसको आसान भाषा में बोले ना, तो एक तरह से गोलाकार, ठीक है,
एम्पी थिएटर मतलब तो गोलाकार या रंगभूमि, ठीक है, गोलाकार या एक तरह से रंगभूमि, ठीक है, तो गोलाकार या रंगभूमि है ना, जैसे एक तरह से ऐसे बिल्कुल है ना, तो ऐसे एक तरह से ये सूरज कुंड है, रंगभूमि या एम्पी थिएटर, इस आकृति को बोलते हैं एम्पी थिएटर है ना। एचएससी अगर शब्द घुमाना चाहे तो आपसे गोलाकार तो आप लोग जानते हो सूरज की आकृति में होगा, गोलाकार ऐसे समझ पा रहे हो, लेकिन शब्द डाल दे एम्पी थिएटर तो इस बात को भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से कवर कर पाओगे। ये एक तरह से सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो होगा लोकेशन, यानी कि सूरज कुंड का निर्माण सूरजपाल के द्वारा करवाया गया था, तोमर शासक सूरजपाल है, ठीक है। कई जगह अनंतपाल द्वितीय आपने लिख सकता है और कई बार ऑप्शन में सूरजपाल की जगह आपको अनंतपाल द्वितीय भी लिखा मिल सकता है, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर मेरे हिसाब से करते होंगे। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे तोमर डायनेस्टी के राजाओं के बारे में भी। तो आकृति है एम्पी थिएटर, गोलाकार, रंगभूमि, अरावली रेंज फरीदाबाद के अंदर है, निर्माता तोमर शासक सूरजपाल है। ये तो होगी बेसिक बातें जिसको आप लोग अच्छे से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो जो इस सूरज कुंड है ना, इसी सूरज कुंड के पास ये ना एक झील है जिसका नाम है अनंगपुर डैम भी है यहाँ पर, और एक झील भी पिकॉक लेक। तो देखो इसके पास ही, ठीक है, सूरज कुंड के पास, ठीक है, सूरज कुंड के पास, ठीक है, एक झील है जिसका नाम है पिकॉक लेक, पिकॉक लेक या मयूर झील। तो आपसे अगर पूछे ना कि मयूर झील हरियाणा में कहां पर है, तो भाई फरीदाबाद में ही है। तो पिकॉक झील या मयूर झील ये एक तरह से फरीदाबाद में। दूसरा एक यहाँ पर डैम हो रहा है, यानी कि बांध हो रहा है जिसका नाम है अनंगपुर डैम, जो कि अनंगपुर गांव में पड़ता है वैसे, ठीक है, दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर पर अनंगपुर, ठीक है, अनंगपुर डैम, ठीक है। तो एक अनंगपुर बांध भी यहाँ पर ध्यान रखना, अनंगपुर बांध भी है, अनंगपुर एक तरह से गांव के पास, ठीक है, तो ये भी फरीदाबाद में, तो सूरज कुंड के पास ही पड़ता है, ये भी आप लोग थोड़ा सा समझना। और इस डैम की अगर ऊंचाई की बात करें ना तो 7 मीटर इसकी ऊंचाई है और लगभग 50 मीटर एक तरह से डैम लंबा है। 8वीं सदी में इस डैम का एक तरह से निर्माण करवाया गया था, इस बात को भी थोड़ा सा समझना। और ये एचएससी के ही पेपर में पूछा गया है, इस डैम का निर्माण है ना 8वीं सदी में, ठीक है, इस डैम का निर्माण 8वीं सदी में एक तरह से डैम निर्मित था, 8वीं सदी में इस डैम का निर्माण करवाया गया था, जो कि सूरज कुंड के पास है अनंगपुर डैम, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं ना तो ज्यादा इतना ऊंचा है नहीं है, ठीक है, बहुत ही प्राचीन डैम है ना, छोटा सा, तो 7 मीटर एक तरह से इसकी हाइट है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लंबाई, तो लगभग 50 मीटर के समथिंग इस डैम की एक तरह से लंबाई है। 8वीं सदी में निर्मित है, ये एचएससी ने कवर कर रखा है, अनंगपुर डैम जो कि फरीदाबाद में है, और इसके पास एक पिकॉक लेक है। और मेन सूरज कुंड तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो तोमर शासक सूरजपाल के द्वारा 10वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया था, है ना। ये सारी चीजें, बड़खल झील भी मेरे हिसाब से आपने सुना होगा, जो कि फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, बड़खल, ठीक है। तो बड़खल झील भी है ना, थोड़ा सा यहाँ पर अगर बात करें नोट करके, ठीक है, तो बड़खल, ठीक है, बड़खल, ठीक है, लेक, ठीक है, ये बड़खल लेक भी कहां पर है भाई, ये बड़खल लेक भी एक तरह से फरीदाबाद में है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो ना, बिल्कुल आसान है, सारे आए हुए पॉइंट होते हैं, कोई ज्यादा इतना हार्ड नहीं है और ना ही ज्यादा इतना हार्ड टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो ये एक तरह से मैंने बात किया, यानी कि सूरज कुंड जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद में है, ये लोकेशन की मैंने बात की है ना। ये सारी चीजें मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा बात करते हैं। अब देखो फरीदाबाद का नाम आया है ना, हमारा तो एक तरह से एग्जाम भी पास आ रहा है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो जो फरीदाबाद है, ठीक है, ये एक तरह से फरीदाबाद एक तरह से नाम आया फरीदाबाद, ठीक है, ये फरीदाबाद नाम आया। और एक बात और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी कि जो सूरज कुंड है ना, ये एक तरह से पता क्या होता है, सूरज कुंड के एक नाम से वो जानते हैं ना, लैक ऑफ, एक तरह से सन लैक, है ना, ये सन लैक आप लोग इसको मेरे हिसाब से बोल सकते हो, लैक ऑफ द सन, इस सूरज कुंड को एक तरह से कहा जाता है। इस बात को थोड़ा समझना, फरीदाबाद के बारे में बात करें, या इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लैक ऑफ द सन, ठीक है, सूरज कुंड को कहा जाता है। अब देखो मैंने एक बात की है कि फरीदाबाद है, अब जो फरीदाबाद है ना, ये देखो फरीदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है और इन प्रेजेंट टाइम करंट में रहता है, हालांकि एक तरह से काफी कारणों से करंट में फरीदाबाद, मेरे हिसाब से इनके बारे में आपने अच्छे से कवर भी किया होगा, ठीक है। तो इसका निर्माता कौन था, ये सिटी का, या फरीदाबाद जो सिटी है ना, फरीदाबाद जो एक तरह से शहर है, इस शहर के निर्माता कौन थे, फरीदाबाद सिटी जो है ना, फरीदाबाद सिटी, अगर आपसे पूछे इसके निर्माता कौन थे फरीदाबाद सिटी के, तो देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद जो सिटी है ना, इसका जो निर्माता, जो है निर्माता, इसका निर्माता भाई साहब सन 1607 ईस्वी के अंदर, ठीक है, एक जहांगीर राजा हुआ करता था, आपने सुना होगा 1607 में, देखो जहांगीर, क्योंकि अकबर 1605 में मर लिए थे, तो जहांगीर जो है ना, जहांगीर राजा के कोषाध्यक्ष हुआ करता था, जिसका नाम था शेख फरीद बुखारी। मेरी बात समझ रहे हो, शेख फरीद, इसी के नाम पर इसका नाम फरीदाबाद है, शेख फरीद, ठीक है, बुखारी, ठीक है। अगर आपने ऑफलाइन क्लासों में कवर किया हुआ हिस्ट्री में पढ़ाओ, शेख फरीद बुखारी जो है ना, ये पता कौन है, ये बुखारी साहब पता कौन है, जो भारत में मुगल सम्राट था ना, जहांगीर,
ठीक है, जो मुगल सम्राट एक तरह से जहांगीर है ना, जहांगीर, तो जहांगीर का कोषाध्यक्ष, ठीक है, ये जहांगीर का एक तरह से कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। तो इसके द्वारा इस सिटी का निर्माण किया था 1607 में शेख फरीद, ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसके अंदर हम एक्स्ट्रा बात कर ले, ठीक है, अगर हम बात करें इस फरीदाबाद एक तरह से डिस्ट्रिक्ट जो है ना, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें और इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल एक तरह से काफी एग्जाम इसका क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल के कारण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन भी जाता है। वैसे छोटा सा है, जनसंख्या हालांकि सबसे बड़ी कैटेगरी में इनका नाम आता है, लेकिन वैसे क्षेत्रफल की बात करें ना तो लगभग 742.9 के समथिंग इसका एक तरह से एरिया है। अगर आप थोड़ा सा, और मेरे हिसाब से इन चीजों को आप लोग अच्छे से कवर भी कर चुके होंगे, 742.9 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 742.9 वर्ग किलोमीटर एक तरह से इसका एरिया इन प्रेजेंट टाइम। अगर बात करें क्षेत्रफल डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये देखो पहले गुड़गांव का हिस्सा हुआ करता था, गुड़गांव का एक तरह से हिस्सा हुआ करता था, और गुड़गांव से, ठीक है, गुड़गांव से एक तरह से अलग हुआ था। देखो जो फरीदाबाद है ना, वर्तमान में तो एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन पहले गुड़गांव का भाग हुआ करता था, और 15 अगस्त 1979 में एक तरह से गुड़गांव से अलग बना था। इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना, गुड़गांव से अलग होकर बना था ये। और गुड़गांव से अलग होकर कब बना था ये? गुड़गांव से अलग होकर बना था 15 अगस्त सन 1979 में एक तरह से ये डिस्ट्रिक्ट बनता है, ठीक है। और इस शहर की स्थापना, फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद बुखारी ने। तो कुछ एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट मैंने आपसे बात की है, उम्मीद करें आप लोग समझ जाओगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छोटा सा माध्यम बनाते हैं और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन फिर बनते हैं ना, वो सारे हम एक जगह सेट कर देते हैं, और इस तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करा करो, क्योंकि एक दूसरे से सारी चीजें लिंक बन जाती है, और लिंक बनाकर एक तरह से आप लोग याद करोगे तो और बेहतर ढंग से चीजें आप लोग कवर कर पाओगे, माइंड में सेट हो पाएगी एक दूसरे से। अगर आप लोग जोड़ के चीजों को पढ़ोगे तो ऑप्शन आएंगे, क्वेश्चन अगर ना भी पढ़ाओ ना किताब में, और ऑप्शन आए ना तो थोड़ा सा आप लोग लिंक बना के भी आंसर मेरे हिसाब से दे सकते हो, थोड़ा सा ऐसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सूरजपाल, ठीक, अनुपादित्य लिखा मिलता कई जगह आपने, तो ये है। तो एमपी थिएटर जो है ना, एमपी थिएटर एक तरह से आकृति में ये है। तो ये हमारा पॉइंट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी, ठीक है, एक रानी है जिसका नाम है महारानी किशोरी। ये महाराजा सूरजमल से एक तरह से सूरजमल की पत्नी थी। तो जो महारानी किशोरी है ना, वो हरियाणा से संबंधित है। तो इसमें पूछा हरियाणा के किस क्षेत्र से ये संबंधित थी महारानी किशोरी? देखो यहाँ पर सूरजमल पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है, सूरजपाल नहीं पूछा गया, ठीक है, सूरजमल अलग है, सूरजपाल अलग है, ठीक है, तो ये अलग अलग है। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या देखा? लास्ट क्वेश्चन में देखा आपने सूरजपाल, लेकिन यहाँ पर मैंने एक राजा बताया यहाँ पर, और जो ये राजा मैंने बताया ये कौन है? ये सूरजमल है। और जो महाराजा सूरजमल है ना, ये कौन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग अगर आंसर देखे ना तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद, ठीक है। तो महाराजा जो सूरजमल है ना, वो उनकी जो एक पत्नी हुआ करती थी, वैसे इनकी दो रानियां थी, एक महारानी किशोरी और एक हुआ करती थी महारानी गौरी, ठीक है। तो जो महारानी किशोरी इनकी एक तरह से रानी है ना, वो अपने हरियाणा से संबंधित थी, और हरियाणा से संबंधित है फरीदाबाद से। अब देखो ये कौन है? महाराजा सूरजमल की अगर हम बात कर लेना, वो आपने मेरे हिसाब से सुना होगा, महाराजा सूरजमल जो भारत में है ना, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर साम्राज्य, महाराजा सूरजमल कौन था? भरतपुर साम्राज्य का शासक, ठीक है, भरतपुर साम्राज्य के एक तरह से शासक था। अगर हम इसके वंश की बात करें ना, महाराजा सूरजमल, ठीक है, इनके वंश की बात करें तो सिनसिनीवार एक तरह से वंश, मेरे हिसाब से आपने सभी ने सुना होगा, एक वंश हुआ करता था सिनसिनीवार, ठीक है। तो थोड़ा मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग इसको कवर करना, सिनसिनीवार, ठीक है, सिनसिनीवार, ये एक तरह से वंश है, ये इनका वंश हुआ करता था महाराजा सूरजमल का, और भरतपुर साम्राज्य के एक तरह से शासक है महाराजा सूरजमल। और जो ये महाराजा सूरजमल है ना, इसी महाराजा सूरजमल के द्वारा ना भरतपुर शहर की स्थापना भी करवाई गई थी। इस बात को एक तरह से और समझना, जो भरतपुर है ना, भरतपुर, ठीक है, तो भरतपुर के संस्थापक राजस्थान में, वर्तमान में भरतपुर, ध्यान रखना, जहां पर केवलादेव यानी कि घना पक्षी विहार है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी है ना भरतपुर, तो ये राजस्थान में है। तो भरतपुर के संस्थापक, ठीक है, भरतपुर के संस्थापक कौन है? महाराजा सूरजमल है। ये एक तरह से मैं 2-3 नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भरतपुर साम्राज्य शासक था महाराजा सूरजमल, इस बात को आप समझना। और इनकी जो पत्नी है ना, जो किशोरी देवी है, वो अपने हरियाणा से संबंधित है, और हरियाणा में कहां से संबंधित है? फरीदाबाद से, जो कि HSC PGT ज्योग्राफी 2015
2015 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये आप लोग इनका समझने की कोशिश करना। भरतपुर का राजा महाराजा सूरजमल 1755 से लेकर लगभग 1763 ईस्वी तक इसने राज किया था। और जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ना, आपने पानीपत मूवी देखा होगा, इनका भी एक तरह से रोल थोड़ा आता है, ठीक है। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, तो उस समय भी इनका भी एक तरह से अहम रोल था। ये आपने मराठा साम्राज्य में पढ़ा होगा, और मराठा क्वेश्चन जब लेके आएंगे तो आपको वहां पर एक तरह से कवर भी करवाया जाएगा। तो 1755 से 1763 ईस्वी तक का जो शासन था ना महाराजा सूरजमल का, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इनका जो शासन है ना वो 1755 से लेकर और 1763 ईस्वी तक जो है ना, ये एक तरह से भाई साहब इनका शासन था। महाराजा सूरजमल की एक तरह से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। अब मैं देखो यहाँ पर और एक्स्ट्रा बात करें है ना सूरजमल के बारे में, तो थोड़ा सा डाटा आप लोग वैसे भी याद करना। इस सूरजमल के अगर हम पिता की बात करें ना, तो सूरजमल के पिताजी का नाम था बदन सिंह, ठीक है, बदन सिंह, महाराजा बदन सिंह, ये इनके पिताजी का नाम है, इस बात को समझना। और महारानी देविका, ठीक है, अगर इनकी माता की अगर बात करें ना, ठीक है, तो ऐसे महापुरुष, ऐसे महान राजा थे ये, तो इनके बारे में तो थोड़ा सा आप लोग एक तरह से याद कर ही सकते हो। तो महारानी या राजमाता देविका, ठीक है, राजमाता देविका, ये मैं बात कर रहा हूं, ये एक तरह से इनकी माता जी का नाम है। पत्नी की अगर हम बात करें, इनकी एक तरह से पत्नी की बात करें, इनकी वाइफ की बात करें ना, और देखो पत्नी का के बारे में तो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो कौन है, महारानी किशोरी, और ये अपने हरियाणा में फरीदाबाद की एक तरह से रहने वाली थी, महारानी किशोरी। और ये काफी एग्जाम आता है, ऐसे ही नॉर्मल 2-3 एग्जाम में आए, काफी क्वेश्चन पेपर में ऐसे घूमते रहते, रिपीट होते रहते, महारानी किशोरी, है ना। और यही जो महारानी किशोरी है ना, यही मैंने एक तरह से बात की है, ये महारानी किशोरी कहाँ की रहने वाली थी भाई, ये महारानी किशोरी फरीदाबाद की रहने वाली थी, महाराजा सूरजमल की एक तरह से पत्नी है, ये मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इनकी एक पत्नी और हुआ करती थी जिसका नाम था रानी गौरी, ठीक है, रानी गौरी, ठीक है, तो रानी गौरी ये भी एक इनकी पत्नी थी, लेकिन इसको इतना ज्यादा याद करना नहीं है ना। आपने हरियाणा जी के संबंधित बात करें, और वैसे भी देखो ये हरियाणा जी के संबंधित पढ़नी है, ये आपने नेशनल जी के में आपकी चीजें काम आएगी, इस बात को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझना। जो महाराजा सूरजमल है ना, इसको कई अन्य नाम से भी जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं, है ना। महाराजा सूरजमल का अगर हम बात करें ना, उपनाम की बात करें, महाराजा सूरजमल जी है, ठीक है, महाराजा सूरजमल जो है ना, इनके अगर हम उपनाम की बात करें ना, इनके कुछ उपनाम है, उपनाम बोले तो इनके कुछ उपनाम यानी कि निकनेम है, ठीक है। एक तो इनको बोला जाता है जाटो का प्लेटो, ठीक है, जाट समुदाय है ना, जाटो का, ठीक है, जाटो का प्लेटो, ठीक है, जाट राजा थे ये, तो जाटो का प्लेटो किसे कहा जाता है, जाट शासक थे महाराजा सूरजमल, तो जाटो का प्लेटो है ना, अच्छा एक तरह से कूटनीतिक इंसान हुआ करते थे, बड़े बुद्धिमान, एक तरह से चतुर चालाक, राजनीति के ज्ञाता, डिप्लोमेटिक इंसान, सोशल वर्कर्स, हर टाइप का भाई सब कूट कूट कर एक तरह से ज्ञान के माइंड में एक बिंदास इंसान हुआ करते थे जाट राजा महाराजा सूरजमल, तो इसको जाटो का प्लेटो के नाम से जानते हैं, इस बात को भी थोड़ा सा समझना। दूसरा भारत का, एक तो ये नाम हो गया इसका, ठीक है, एक तो नाम ये हो जाएगा जाटो का प्लेटो, एक नाम और मैं इसका बोलता हूं सूरजमल जी का, एक था भारत का, ठीक है। देखो जाटो का प्लेटो तो एक तरह से अपने इंडिया में बोल रहे, एक यूनानी शासक हुआ करता था, शायद आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा हो तो, यूलिसिस, ठीक है, यूलिसिस नाम का एक बंदा मेरे हिसाब से सुना होगा। तो भारत का यूलिसिस, भारत का यूलिसिस, जैसे भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहते हैं, तो भारत का यूलिसिस किसे कहते हैं, इनको बोलते हैं। अब ये यूलिसिस क्या चीज है, ये भाई साहब एक रोमन शासक हुआ करता था, ठीक है, एक सॉरी ग्रीक शासक हुआ करता था, ग्रीक शासक, ठीक है, ये एक तरह से यूनानी शासक था, यूनानी शासक, जैसे सिकंदर भी तो यूनानी शासक था ना, तो ये यूनानी शासक था। तो जैसा यूनानी शासक था ना, वैसा हिंदुस्तान में कौन था, सूरजमल। तो एक तरह से सूरजमल जी को इतिहासकार भारत का यूलिसिस के नाम से भी जानते हैं, जाटो का प्लेटो बोलते हैं, तो कई बार पेपर में आता रहता है, ठीक है। महारानी किशोरी फरीदाबाद की रहने वाली है। ये 2-3 बातें मैं महाराजा सूरजमल के बारे में बात कर रहा हूँ। 1755 से लेकर 1763 तक ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठा लड़ने आए थे नॉर्थ इंडिया में, तो महाराजा सूरजमल के द्वारा भी काफी एक तरह से हेल्प किया गया था, सहायता की गई थी। और इन्हीं के ऊपर एक फिल्म भी आई थी पानीपत, जो कि मराठा से संबंधित है, शायद आपने देखा हो तो, और उम्मीद करें आपने शायद देखा होगा, ना देखा तो आप लोग कवर करना, थोड़ा सा इतिहास को जानने की कोशिश करना, क्योंकि आजकल एक तरह से इस टाइप की मूवी भी इतिहास के ऊपर बन रही है ना, ये सारी चीजें आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो भरतपुर के संस्थापक है ना यही है, और ये भरतपुर है ना केवलादेव, मेरे हिसाब से आप लोग जानते होंगे, केवलादेव, ठीक है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, या इसको हम घना के नाम से भी जानते हैं, घना, ठीक है। तो जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है ना, ये केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी कहां पर है भाई, ये भी एक तरह से भरतपुर में है। भरतपुर एशिया के सबसे बड़े पक्षी अभ्यारण्य, इनका नाम भी आता है भरतपुर में, ठीक है। घना पक्षी विहार, साइबेरियन सारस एक तरह से इनकी मेन विशेषता है, साइबेरियन सारस आपने शायद सुना होगा, नेशनल जीके में ऐसे कई बार क्वेश्चन भी आता है, जो कि साइबेरियन सारस है, जो एक तरह से रशिया साइड से आते हैं लगभग नवंबर के महीने में, और एक तरह से यहाँ पर ये प्रवासी पक्षी एंट्री मारते हैं। तो ये काफी चीजें हो जाती है। तो नॉर्मल सा पॉइंट ये था एचएससी पीजीटी ज्योग्राफी 2015 में, कि जो महारानी किशोरी है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो फरीदाबाद, ठीक है साहब, ये पॉइंट है।
चलो बात करते हैं नेक्स्ट। एचएससी असिस्टेंट सेक्रेटरी 2017 के पॉइंट में है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? ठीक है, तोमरों को पराजित किस चौहान शासक ने? देखो काफी चौहान शासक थे जो तोमर राजाओं के खिलाफ अटैक करते हैं, तो अभी यहां पर पूछा गया है कि 12वीं शताब्दी के अंदर है ना, इनमें से कौन चौहान शासक था, ठीक है, जो हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित करता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने विग्रहराज, अर्णोराज, विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, सारे के सारे चौहान शासक है ये। एक विग्रहराज द्वितीय है और एक विग्रहराज चतुर्थ है। वैसे शॉर्ट में मैंने विग्रहराज लिख दिया है, बट बात हम इसके बारे में थोड़ा सा करेंगे। देखो आपने शायद माइंड में टॉस किया हो तो क्वेश्चन देखना, इसका आंसर देखो क्या होगा। इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें ना, तो अर्णोराज इसका आंसर होगा, अर्णोराज। ठीक है, अब जो अर्णोराज साहब है ना, ये एक तरह से चौहान शासक थे। जो अर्णोराज है ना, अर्णोराज ये भाई साहब एक तरह से शाकंभरी चौहानों की शाखा, एक शाकंभरी चौहान शासक कौन थे भाई? अर्णोराज शाकंभरी चौहान शासक थे। ठीक है, अजमेर के अंदर मेन इनकी कैपिटल जो अजमेर हुआ करती थी, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। 1135 से लेकर लगभग 1150 ईस्वी तक इसने शासन किया था, है ना। एक झील है अजमेर में, कभी आप गए तो एक अन्ना सागर झील है, अन्ना सागर, तो अन्ना सागर झील का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, जिस झील के आसपास काफी मुगलों ने भी एक तरह से काफी काम करवाए थे। वो फिर एक लंबा पॉइंट हो जाएगा अगर मैं उसमें चला गया तो। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि एक शाकंभरी चौहान शासक थे अजमेर के, और इनका जो शासनकाल की अगर मैं बात करूं ना, इनका जो शासनकाल है 1135 ईस्वी से लेकर और सन 1150 ईस्वी तक है ना, इन्होंने हमारे देश के अंदर एक तरह से चौहान कैटेगरी में शाकंभरी चौहान की शाखा में एक तरह से शासन किया था। अर्णोराज, ये वही अर्णोराज है जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं, जो राजस्थान का हार्ट है ना, अजमेर आप लोग जानते होंगे अजमेर। ठीक है, तो अजमेर में जो अन्ना सागर झील है, ठीक है, अजमेर में जो अन्ना सागर है ना, अन्ना सागर, अजमेर में अन्ना सागर जो लेक है, अन्ना सागर जो झील है ना, अन्ना सागर झील राजस्थान में, अजमेर में, तो अन्ना सागर झील के एक तरह से निर्माता महाराजा अर्णोराज चौहान है। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग समझना, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा जाते हैं हम। ठीक है, कि तोमरों को पराजित किया था, तो किसने पराजित किया? अर्णोराज ने। ठीक है, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जो ये चौहान शासक अर्णोराज है ना, ये तोमर शासक को पराजित तो करता है, लेकिन ध्यान रखना काफी इन्होंने अटैक किया था, तो बड़ा एक भयंकर माहौल बनाए थे। कालिंदी नदी है, कालिंदी नदी, थोड़ा सा यहाँ पर नोट करके मैं बात कर लेता हूँ, आप लोग उसको समझना। ठीक है, ये आए उत्तर में, और एक नदी बहती है जिसका नाम है कालिंदी। कालिंदी नदी जो है ना, कालिंदी नदी के पानी को इन्होंने गंदा कर डाला था भाई साहब, बड़ा एक तरह से वो किया था इन्होंने, कालिंदी नदी के पानी को गंदा किया, अटैक तो किया, कालिंदी नदी के पानी को इन्होंने गंदा कर डाला। प्लस जो अपने भारत के अंदर है ना, एक तरह से जो ये युद्ध हुआ था अर्णोराज का, तो इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं था खासकर। वैसे अगर मैं एक बात और बताऊं तो इतिहास के नाते, वैसे तो तुम्हें लिखा मिलेगा कि अर्णोराज जीत गया था, लेकिन ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, अनिर्णायक रहा था ये। हालांकि अब अनिर्णायक रहा था इसका मतलब ये है क्योंकि अपने भारत में एक चौहान शासक और हुआ करता था, विग्रहराज। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, क्योंकि अर्णोराज के बाद है ना, जो विग्रहराज नाम का राजा है ना, ये विग्रहराज नाम का जो राजा है ना, विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विग्रहराज फोर्थ, जिसको बिसल देव के नाम से भी जानते, ध्यान रखना है ना। इसके नाम पर बिसल देव के नाम पर एक बिसलपुर डैम भी है, बनास नदी पर, टोंक जिले में, राजस्थान में बिसलपुर डैम इसी के नाम पर है। तो बिसल देव या विग्रहराज, ये वही विग्रहराज बिसल देव है जिसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, और उसी संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में एक मस्जिद में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, जैसे कि आपने ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये जो है ना विग्रहराज चतुर्थ, बाद में विग्रहराज चतुर्थ बाद में तोमर पर अटैक करता है, तोमर पर आक्रमण करता है। ठीक है, तोमर पर एक तरह से ये आक्रमण करता है। मैं इसलिए कह रहा हूं अनिर्णायक रहा क्योंकि ये आया अर्णोराज और इसने तोमर के राजाओं के खिलाफ अटैक किया था, लेकिन फाइनल रूप से एक तरह से उनको ये अधीन नहीं कर पाया था, क्योंकि इसके बाद है ना एक चौहान शासक है विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसलदेव, ये आता है और तोमरों के खिलाफ एक तरह से बाद में लड़ाई भी करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर फाइनल एक तरह से निर्णायक युद्ध हुआ नहीं था, किसका? अर्णोराज जी का। ठीक है, तो ये एक तरह से 2-3 बातें की है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम पूछ लेना, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो भाई अर्णोराज आंसर आएगा। इस बात को थोड़ा सा आप लोग कवर करना। अर्णोराज जो कि अजमेर के एक चौहान शाकंभरी चौहान शासक के राजा है, ये है ना, अन्ना सागर झील का निर्माण भी इन्होंने
करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है? ठीक है, देखो मैंने कहा था आज का जो हमारा टाइटल है तोमर शासक और सूरजकुंड, सिर्फ इन दो टॉपिकों से संबंधित हमारे क्वेश्चन आएंगे और उनको एक दूसरे के साथ हम लिंक बना के आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, आप इनको कवर करना है ना। और तोमर इतना बड़ा पॉइंट है नहीं वैसे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ जाते हैं हरियाणा में भी और नेशनल जीके के अंदर भी, तो सभी पर चर्चा करेंगे, काफी पॉइंट बनेंगे, एक्स्ट्रा नए नए पॉइंट, तो उन सब पर आपके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझना। देखो क्या बोला मैंने, एचएससी डिप्टी फॉरेस्ट 2015 में पूछा गया है कि हरियाणा के किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन है हासी, हिसार, कुंड, रेवाड़ी, सूरजकुंड, फरीदाबाद, तोसाम, भिवानी। अब बच्चे बच्चों को पता है, बच्चे बच्चों को पता आंसर सूरजकुंड है ना। अब आंसर तुम्हें पता तो भाई साहब इसमें तुम्हें नाचना तो है नहीं कि आंसर पता, नॉर्मल सी बात होगी, आंसर तो नॉर्मल है, लेकिन अब इससे संबंधित एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद कर ले और इससे अलावा इन फ्यूचर टाइम में कोई अलग तरीके से क्वेश्चन बन के आए तो मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से आंसर दे पाओ, तो इनके माध्यम को बनाकर एक तरह से हमें थोड़ा सा कवर करना है। देखो जो सूरजकुंड है ना, मैं आपको बता दूं विश्व का इन प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा शिल्प मेला है ना वो सूरजकुंड है। ठीक है, थोड़ा सा बात करती है, विश्व का सबसे बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट मेला या शिल्प मेला, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला जो है ना वो भाई साहब सूरजकुंड मेला है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मेला एक तरह से कौन सा है? सूरजकुंड है। ये तो होगी सिंपल सी बात। कहां पर आयोजित होता है भाई? ये एक तरह से फरीदाबाद में आयोजित होता है। ठीक है, फरीदाबाद में। कौन से मंथ में आयोजित होता है भाई? फरवरी के अंदर होता है, फरवरी में, प्रति साल ये फरवरी में होता है। कौन करवाता है जी आयोजन? कौन करवाता है भाई? कौन करवाता है? तो हरियाणा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय या हरियाणा पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग किसके द्वारा? ठीक है, द्वारा भाई बोले तो हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा एक तरह से इसका आयोजन करवाया जाता है। मैं ये बात कर रहा हूँ, हरियाणा पर्यटन विभाग, हरियाणा संस्कृति पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है 1 सितंबर 1974 को। एक थोड़ा और बात कर तू मैं, ठीक है, स्थापना हरियाणा पर्यटन विभाग का द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है सूरजकुंड का, और इसकी जो स्थापना है ना, इसकी स्थापना भाई 1 सितंबर सन 1974 को की गई थी, हरियाणा पर्यटन विभाग। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें ना तो इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर भाई चंडीगढ़ में, ज्यादातर पंचकुला मिलते हैं ना, तो इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 17B के अंदर इन प्रेजेंट टाइम अगर बात करूं तो मैं तो चंडीगढ़ में, तो पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड। ठीक है, अभी देखो हरियाणा में नई सरकार बनी है, बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आई है, तो अलग अलग कैबिनेट बने, वैसे कैबिनेट आपने याद करने पड़ेंगे। अगर मैं आज की तारीख तक बात करूं, आज की तारीख यानी कि करंट में मैं एक तरह से 1 मार्च 2025 को एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसका अकॉर्डिंग बात करूं ना तो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में हरियाणा के पर्यटन मंत्री एक तरह से कौन है? वर्तमान में हरियाणा कैबिनेट के नायब सिंह सैनी, डॉक्टर नायब सिंह, क्योंकि डॉक्टर जी बन गए ना नायब सिंह सैनी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दे दी अभी कुछ दिन पहले। तो वर्तमान में हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है अगर आपसे ये पूछ लेना तो अरविंद शर्मा इन प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखना। ठीक है भाई, अरविंद शर्मा। ठीक है, ये सारे साथ देखो सारी चीजें माध्यम होता है हमारा, टाइटल टॉपिक ओनली, डिटेल सारी चीजें याद करो क्योंकि सारी चीजें एक तरह से आसान है, हार्ड कुछ नहीं होता है। तो अरविंद शर्मा जो है ना वर्तमान में पर्यटन मंत्री है, और हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को की गई थी, चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। वैसे पर्यटन दिवस की बात करें, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये तो होगी सारी चीजें बातें। ठीक है, अगर ये तो होगी, अब यानी किसके द्वारा करवाया जाता है, कब से करवाया जा रहा है ना। अगर बात करें इसकी शुरुआत है, सूरजकुंड जो मेला है ना इसकी शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, ये दुनिया का इन प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा शिल्प मेला है, तो इसकी शुरुआत की बात करें ना तो 1987 में इस मेले की शुरुआत की गई थी। इस बात को एक तरह से ध्यान रखना, सन 1987 में इस मेले को शुरू किया गया था। अब देखो हर साल ये मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है, और हर साल किसी न किसी देश को थीम स्टेट या थीम कंट्री के रूप में, ऐसे आपने सुना होगा है ना, कोई राज्य को सहभागी स्टेट या एक तरह से पार्टनर स्टेट बनाया जाता है। हर साल किसी देश को पार्टनर कंट्री बनाया जाता है, यानी कि सहभागी देश और सहभागी राज्य एक तरह से प्रतिवर्ष बनाया जाता है। ठीक है, जब ये 1987 में शुरू किया था ना तो उस समय एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसको शुरू नहीं किया गया था, यानी कि हरियाणा स्तर पर संस्कृति के मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया था। लेकिन कुछ समय बाद है ना ये मेला एक बड़े लेवल पर
शुरू किया गया। और अपने भारत में पहली बार अगर किसी स्टेट को थीम राज्य, थीम स्टेट या सहभागी राज्य बनाया गया था ना, तो यहां पर 2-3 बातें और मैं कर रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा और समझना, फिर और आपके साथ बात करेंगे। क्या मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि प्रथम फर्स्ट थीम स्टेट, फर्स्ट थीम स्टेट, ये थीम स्टेट का जो सिस्टम है ना, ये कब से ही 2 साल बाद फर्स्ट थीम स्टेट जो है ना, वो भाई साहब इसका बनाया था राजस्थान, ठीक है, अपना राजस्थान सन 1989 के अंदर फर्स्ट थीम स्टेट है ना, वो राजस्थान बना था, या फर्स्ट सहभागी राज्य बना था राजस्थान 1989 में। इस बात को आप लोग एक तरह से समझना। लेकिन अगर बात करें, ठीक है, अगर यहां पर बात करें फर्स्ट सहभागी, इस मेले में फर्स्ट सहभागी देश, तो फर्स्ट सहभागी देश की अगर बात करें ना, तो इजिप्ट कंट्री यानी कि मिस्र। लेकिन ये एक तरह से पूर्ण रूप से सहभागी देश नहीं बना था, ये आंशिक रूप से सहभागी देश बना था, आंशिक आंशिक रूप से, ठीक है, तो थोड़ा सा समझना इस चीज को, ये आंशिक रूप से एक तरह से सहभागी देश बना था। इस बात को मैं आपको बता रहा हूं। 2009 के अंदर आंशिक रूप से सूरजकुंड मेले में सहभागी कंट्री कौन बना था, मिस्र। लेकिन यहां पर बात आती पूर्ण रूप से सहभागी देश कौन सा बना था, ठीक है, पूर्ण रूप से सूरजकुंड में पूर्ण रूप से सहभागी या पार्टनर कंट्री, पूर्ण रूप से सहभागी, पूर्ण रूप से सहभागी देश, ठीक है, पूर्ण रूप से अगर सहभागी देश आपसे पूछ लेना, तो पहली बार एक तरह बना था थाईलैंड और सन 2012 में, ठीक है। तो इस बात को समझना, यहां पर थोड़ा सा आप पजल हो सकते हो, है ना। सहभागी कंट्री पहले है दोनों, एक कंप्लीट रूप से, एक आंशिक रूप से, और थाईलैंड पूर्ण रूप से सहभागी या पार्टनर कंट्री बना था सन 2012 में। स्टेट पूछे तो पहला सहभागी स्टेट पूछे तो, या मान पार्टनर स्टेट, तो राजस्थान है 1989 में। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा चीज आप लोग समझ जाओगे। तो सूरजकुंड फरीदाबाद में है, सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में फरवरी के महीने में एक तरह से आयोजित होता है पर्यटन विभाग हरियाणा के द्वारा, जो कि हरियाणा का पर्यटन विभाग 1 सितंबर 1974 को स्थापित हुआ। इन प्रेजेंट टाइम में चंडीगढ़ के सेक्टर 17B में इसका हेडक्वार्टर है पर्यटन विभाग। वर्तमान में हरियाणा के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री की बात करें तो अरविंद शर्मा जी ये है, ठीक है। कुछ थीम स्टेट एक तरह से बनाए जाते हैं, जिनके बारे में आपके सामने चर्चा किया है ना, ये है। अब थोड़ा सा इसको करंट में लेकर आते हैं सूरजकुंड, क्योंकि हमारा टाइटल भी है सूरजकुंड का। वैसे तो सूरजकुंड के एक स्पेशल क्लास में मैं लेके आऊंगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, जो कि हमारी क्लास इसमें कवर करेंगे तो बड़ा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और बात करते हैं, ठीक है। सूरजकुंड जो है ना, सूरजकुंड जो मेला है, इसको थोड़ा करंट में सूरजकुंड, और लास्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बात किया भी है वैसे भी, ठीक है। सूरजकुंड मेला, ठीक है, सूरजकुंड मेला का थोड़ा सा अगर करंट बात करें, ठीक है, 2025 की अगर बात करें ना, 2025 में, ठीक है, 2025 में, तो 2025 की अगर बात करें ना, तो इसका आयोजन, ठीक है, 2025 में एक तरह से आयोजन की बात करें ना, 2025 में आयोजन, ठीक है, 2025 में अगर आयोजन की बात करें तो भाई साहब 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इसका आयोजन हो चुका है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, फरीदाबाद के अंदर फरवरी के महीने में। और ये 2025 में पता कौन सा नंबर का था, ये 2025 में भाई 38वें नंबर का था। इस बात को ध्यान रखना, करंट में बन के आए कि अब की बार सूरजकुंड एक तरह कौन से नंबर का आयोजित हुआ था, तो 38वें नंबर का आयोजित हुआ था। इस बात को मेरे हिसाब से आप लोग समझ सकते हो, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है साहब। इसका उद्घाटन किसने किया था, ठीक है, उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन आज की तारीख में बात करूं इसका उद्घाटन, तो एक मंत्री है हमारे देश में, सेंटर में कैबिनेट मंत्री, जिसका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत नाम का जो भाई साहब है, ये वर्तमान में पर्यटन मंत्री है मोदी कैबिनेट मंत्री में, ठीक है, विभाग में, पोर्टफोलियो में। तो पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में, गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके द्वारा एक तरह से उद्घाटन किया गया था। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। 38वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 को फरीदाबाद में भी फरवरी के महीने में एक तरह से हो चुका है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा और हम बात करें एक्स्ट्रा आपके साथ, 42 देशों ने इसमें भाग लिया था, ध्यान रखना, और 42 देशों के 648 प्रतिभागियों ने इसमें एक तरह से पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, ये ध्यान रखना, 42, ठीक है, 42 देशों के 648 प्रतिभागी, ठीक है, 648 प्रतिभागी
ठीक है, 42 देशों के 648 प्रतिभागी। इस बात को भी थोड़ा सा याद करना जो मैंने ऊपर लिया क्लिक है, ठीक है। तो 42 देशों के 648 प्रतिभागियों ने एक तरह से भाग लिया था ये। अब देखो दो तीन नॉर्मल चीज हम बात करते हैं, ठीक है। क्या नॉर्मल कि सहभागी राज्य कौन सा है, पार्टनर स्टेट सहभागी 2025 38वें सूरजकुंड सहभागी राज्य। तो अब की बार जो सहभागी राज्य है ना, दो को बनाया गया, और दो को किस किस को बनाया गया, एक तो बनाया गया साहब, जैसे कि आपने मेरे हिसाब से अभी माइंड में टॉस भी किया होगा, अपनी जुबान से बोला भी होगा, गुनगुनाए भी होगा आप लोग कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश, है ना, ऐसे बोला होगा ना आपने, अगर आपने पहले पढ़ा हो तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये एक तरह से दो जो है ना, ये अब की बार सहभागी राज्य की मैं बात कर रहा हूं, इसको आप लोग ऐसे थोड़ा सा कवर करना। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है ना, वो मेन चीज ये है कि अब की बार जो सहभागी, ठीक है, सहभागी देश कौन से है, तो पर्टिकुलर अब की बार एक देश नहीं था सहभागी देश में, ठीक है। अब की बार एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, पूरा ग्रुप था सहभागी देश में, और जो अब की बार पूरा ग्रुप था ना, उस ग्रुप का जो साहब नाम था ना, वो नाम था बिमस्टेक, ठीक है। एक संस्था है बिमस्टेक, ठीक है, ये एक संस्था का नाम है बिमस्टेक, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइज एशिया महाद्वीप के कुछ देशों का समूह बिमस्टेक। तो अब की बार इस बिमस्टेक संस्था ने एक तरह से सहभागी कंट्री के रूप में भाग लिया था, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो ये बिमस्टेक सहभागी यानी कि पार्टनर कंट्री अब की बार एक देश नहीं थे, एक पूरा बिमस्टेक ग्रुप था। और जो बिमस्टेक ग्रुप है ना, इसमें कोई एक देश नहीं है। आज की तारीख में बिमस्टेक के अंदर टोटल 7 देश है, इंडिया के साथ मिलाकर बात करें तो टोटल ये 7 देश है, टोटल इंडिया को ले ले तो 7 है ना, 7 देश है। 1997 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर ढाका है, और ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स में आजकल ये है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की बात करें ना, तो भाई साहब 6 जून, ठीक है, 6 जून सन 1997 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, है ना, तो इसका हेडक्वार्टर इन प्रेजेंट टाइम एक तरह से ढाका है, ये थोड़ी सी बात समझना। टोटल अगर इसमें देश बात करें ना, ठीक है, सदस्य अगर बात करें, है ना, इसमें टोटल देश की बात करें ना, आज की तारीख में बात करें तो इसमें 7 देश है। और जो 7 देश है ना, वो एक छोटी सी मैंने ट्रिक्स आपको बताई होगी, अगर आपने पढ़ा हो तो। और 7 देश कौन सा है, एक ट्रिक से आप लोग उस 7 देशों को याद कर सकते हो, ठीक है। क्या ट्रिक है, ट्रिक ये थी साहब, लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया होगा, बाबू श्री ने भारत से म्यांमार, बाबूश्री ने भारत से म्यांमार में लैंड किया, बाबूश्री ने भारत से म्यांमार में लैंड किया। अब इसमें देखो सारे 7 देश है, कैसे याद करोगे, देखो बा से बना लेना बांग्लादेश, एक बार पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन देखोगे कौन सा मेंबर है या कौन सा नहीं है, आप लोग थोड़ा सा समझना। बांग्लादेश, बू से बना लेना भूटान, बना लेना थोड़ा समझने के लिए, कोई ज्यादा इतना है नहीं हार्ड। श्री से आप लोग समझ चुके होगे, श्री से बन जाएगा साहब श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, है ना। ने साइलेंट वर्ड, सॉरी, ने से बन जाएगा नेपाल, साइलेंट नहीं है, ने से नेपाल बन जाएगा, तो ने से बन जाएगा नेपाल। भारत से अपना प्यारा भारत, एक तरह से आप लोग बना सकते हो, भारत से भारत ही बनेगा, ठीक है। से साइलेंट वर्ड है। म्यांमार से सेम एक तरह से कॉपी करना, म्यांमार ही बन जाएगा, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार में लैंड किया, और जो लैंड है ना, इससे बन जाएगा थाईलैंड, ठीक है। तो ये इन प्रेजेंट टाइम में क्या बता रहा हूं मैं, इस बिमस्टेक के अंदर टोटल 7 देश है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 जून 1997 को हेडक्वार्टर ढाका में है, देश टोटल है। बिमस्टेक अब की बार सूरजकुंड मेला 2025 38वां जो मेला था, इसके अंदर क्या थे, अब की बार इसके अंदर ये पार्टनर कंट्री ग्रुप में एक तरह से शामिल थे, है ना। तो ये सारी चीजें मैं बात की है। बाबूश्री ने भारत से म्यांमार में लैंड किया, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। जी हाँ, इसको ठीक है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आप लोग याद कर सकते हो, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग याद कर लोगे। देखो ये तो आज की बात की है मैंने, करंट की बात कर रहा हूं, लेकिन ये तो है कौन से, ये है 38वां। लेकिन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा और बात करता हूं आपके साथ, आप उसको समझना, ठीक है। 37वां पिछली बार आता, 37वां सूरजकुंड, ठीक है। थोड़ा सा और बात कर लेते, एक स्पेशल भी क्लासेस के ऊपर आपके साथ और कवर करेंगे हम। 37वां सूरजकुंड, और जो 37वां सूरजकुंड है ना, ये कब भरा था भाई, ये 2024 के अंदर भरा था। तो इसके अंदर एक तरह से राज्य, सहभागी राज्य कौन था, है ना, इसके अंदर सहभागी राज्य, एंड इसके अंदर सहभागी देश, पार्टनर कंट्री और पार्टनर स्टेट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है ना,
ये 2 पॉइंट और मेरे हिसाब से आप लोग याद कर पाओगे। तो जो 2024 का है ना, मैं देखो 2025 का तो आप लोग समझ जाओगे, लेकिन 2024 है इसका उद्घाटन तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो गुजरात है ना, गुजरात आपने सुना होगा, गुजरात है ना, गुजरात इसमें पार्टनर स्टेट बना था अब की बार, सॉरी 2024 में गुजरात। और अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है तंजानिया, है ना। करंट का ना पूछे आपसे, पिछले साल का पूछ ले तो आप इसको भी याद कर लेना। लेकिन एक कांगो है ना, कांगो, जो कांगो एक देश अफ्रीका में, कांगो, तो कांगो का जो डांस है ना एक विशेष मतलब कि अपना परचम लहराया था। कांगो का डांस है ना, कांगो का डांस विशेष एक तरह से अपना रोल रख रहा था इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बात कर रहा हूं। तो आप बस इतना याद करो कि 2024 में है ना 37वें नंबर सूरजकुंड जो फरीदाबाद भरा था, उसका थीम स्टेट या पार्टनर स्टेट गुजरात है, पार्टनर कंट्री तंजानिया। करंट की बात करें तो ये सारी चीजें मैंने आपसे बताई है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। तो ये पूछा था अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है, तो ये तो सब देखो बच्चा बच्चा जानता है, सूरजकुंड में होता है। लेकिन अब इसके बारे में क्या क्या पॉइंट है वो मैंने आपके साथ किए कवर, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा में किस वंश का शासन था। गजनियों ने मतलब गजनवी गजनवी की बात नहीं कर रहा है, गजनी बोले तो गजनी, गजनी के बाद जितने भी इसके उत्तराधिकार आए थे, जैसे मासूद आया था, मादूद आया था, नहीं कई राजा आए थे गजनी के एक तरह से बाद। इनके बाद भी, गजनी के मरने के बाद भी हिंदुस्तान में अटैक इनका जारी रहा था। तो क्वेश्चन पूछा है, जब अटैक किया था गजनवी राजाओं ने तो कौन उस समय उत्तर भारत में राज कर रहा था, तो ये है। तो देखो आप, हमारा जो टाइटल है वो तोमर है, तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा, तोमर। ये एक तरह से मैंने बात की है, समझ जाओगे, तोमर। तो तोमर एक तरह से, इन्होंने एक तरह से वो किया। तो देखो एचएससी 2021 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा और बात कर ले इस तोमर के बारे में, हम बार बार एक तरह से पढ़ रहे हैं तोमर के बारे में, ठीक है। वैसे इनका ज्यादा इतना इतिहास इनका एक तरह से कवर होता नहीं है। तोमर जो है, तोमर देखो, तोमर जो है ना, तोमर ये क्या है, तोमर वंश को जो उदय है ना, एक जाउल नामक एक सरदार हुआ करता था, उससे इसका उदय माना जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बता देता हूं, तोमर, तोमर का उदय, तोमर का उदय जाउल, जिसको अनंगपाल के नाम से एक तरह से जानते हैं, जाउल सरदार, तोमर का उदय, सॉरी तोमर का उदय जाउल सरदार से माना जाता है, यानी इसको एक तरह से माना जाता है, इसका एक तरह से राजा, ये यहां से शुरुआत मानी जा रही है, ये पॉइंट है, ठीक है। तोमर जो खानदान है उनका जो उदय जाउल नामक एक सरदार से एक तरह से माना जाता है। और तोमरों के संबंध में एक लेख मिला है, थोड़ा सा और बात करेंगे, 2-3 लाइन। तोमर से संबंधित, तोमरों से संबंधित, तोमरों से संबंधित एक लेख है। और जो लेख है ना, उस लेख को थोड़ा सा याद कर लेना। और जो तोमर संबंधित एक लेख है ना, वो महेंद्र पाल का पेहुआ प्रशस्ति है, वहां से भी तोमर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। तोमर से संबंधित एक लेख, ठीक है, पेहुआ प्रशस्ति, पेहुआ प्रशस्ति। और ये किस राजा से संबंधित है, पेहुआ प्रशस्ति, ये महेंद्र पाल राजा से संबंधित है। इस लेख से भी तोमरों के बारे में ज्ञात होता है, हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। ये 2-3 बातें मैं आपको कर रहा हूं। अगर आपसे पूछे इसके बारे में थोड़ा सा, आप पूरा का पूरा डिटेल थोड़ा सा और कवर करें, तोमर, तोमर वंश की शुरुआत, तोमर वंश की अगर आपसे शुरुआत पूछ लेना, तो तोमर वंश की जो शुरुआत है ना साहब, वो 636 ईस्वी मानी जाती है, इस बात, सॉरी 736 ईस्वी मानी जाती है। और एक गुजर प्रतिहार मेरे हिसाब से आपने सबने सुना होगा, उन गुजर प्रतिहार के बाद है ना, उनके विध्वंसों पर इस तोमर वंश का उदय हुआ था। तो तोमर वंश की शुरुआत लगभग 736 ईस्वी, ठीक है। और किसके एक तरह से क्षेत्रों में उत्पन्न हुए, गुजर प्रतिहार। देखो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के मरने के बाद गुजर प्रतिहारों का शासन हो गया हरियाणा पर। गुजर प्रतिहार के बाद तोमरों का आ गया था, और तोमर के बाद फिर एक तरह से चौहानों ने कब्जा कर लिया था ना। तो गुजर प्रतिहार के स्थानों पर या प्रोसीडेड बात करें तो ये है ना। अगर हम बात करें इसका समापन की बात करें, ठीक है, इनका समाप्ति की बात करें, समापन, इनका दी एंड कब हो गया था,
तो 12वीं शताब्दी में इनका अंत हो गया था। लगभग 1152 ईस्वी का समय था, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपसे 1152 ईस्वी। और जो शाकंभरी चौहान शासक है था ना, वो एक तरह से यहाँ पर सक्सेस हो जाते हैं, यानी कि शाकंभरी चौहान शासक जो हुआ करते थे उनका एक तरह से बाद में इनके क्षेत्रों पर मतलब शासन शुरू हो गया था। तो 1152 में, ठीक है, शाकंभरी शाकंभरी चौहानों का राज, ठीक है। तो देखो एक आसान भाषा में अगर बात करो ना, तो आप ये समझना, तोमर का जो शासनकाल है ना, वो 736 से लेकर और 1152 ईस्वी तक रहा था। 736 से लेकर और 1152, 736 में इनका उदय हुआ गुजर पत्तिहारों के एक तरह से विध्वंसों पर, स्थानों पर, और 1152 में शाकंभरी चौहान शासकों ने इनको समेटकर एक तरह से वहां पर फिर चौहानों का एक तरह से राज चल गया था। ये एक तरह से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका अगर हम बात करें संस्थापक, ठीक है, एक थोड़ा सा और बात करें, तोमर जो है ना, तोमर तोमर फर्स्ट राजा, तोमर का फर्स्ट राजा अगर बात करें, जो इतिहास के नाते में पूछूं फर्स्ट राजा, या तोमरों का संस्थापक अगर बात करें ना, ठीक है, या तो आप लोग बात करो इस तोमर वंश का संस्थापक कौन है, या इसका पहला राजा है ना, तो अनंगपाल तोमर को माना जाता है। ये बात थोड़ा समझना, अनंगपाल अनंगपाल तोमर, ठीक है, ये तोमर वंश का पहला राजा माना जाता है। और इस साहब ने अपनी एक कैपिटल बनाई थी, कैपिटल बोली तो इसने अपनी एक राजधानी बनाई थी, और वो राजधानी बनाई थी इसने दिल्ली का, दिल्ली का, जो कि कालांतर में दिल्ली के रूप में आज आप लोग सुन पा रहे हो, इसकी कैपिटल थी। इसको हम ब्रैकेट में एक तरह से दिल्ली कर देते हैं। तो दिल्ली पर भी एक तरह से इनका काफी राज चला था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिल्ली को थोड़ा सा माध्यम बनाकर। तो ये दो तीन बातें मैंने तोमरों के बारे में आपसे की है, ठीक है। तो तोमर का जो उदय है ना, जाउल सरदार से एक तरह से माना जाता है, और जो ये जाउल सरदार है ना, इसको अनंगपाल तोमर के रूप में भी एक तरह से गिना जाता है, ठीक है। इससे संबंधित एक लेख है पेहुआ प्रशस्ति, जो कि महेंद्रपाल का लेख है। तोमर वंश की जो पूरे टाइम पीरियड की बात करें तो 736 से 1152 ईस्वी तक का एक तरह से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। गुजर प्रतिहारों के विध्वंसों पर आया था, और बाद में शाकंभरी चौहानों ने इनको ऊपर एक तरह से कब्जा कर लिया था, ठीक है। फर्स्ट राजा संस्थापक अनंगपाल तोमर वगैरह, कैपिटल इसकी दिल्ली का, ठीक है। तो गजनवी ने बार बार इनके ऊपर अटैक किया था, जैसे गजनवी के बाद, गजनी के मरने के बाद, महमूद गजनी के मरने के बाद, है ना, जैसे मासूद वगैरह आए थे, मादूद नाम के एक राजा आया था, है ना, अलग अलग एक तरह से इन्होंने अटैक किए। किस किस राजा के काल में अटैक किए थे, उस समय तोमर राजा कौन था जिस समय गजनवी अटैक कर रहे थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं, जैसे कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, इस तरीके से हमने क्वेश्चन बनाया, ठीक है, स्टेप टू स्टेप सारी चीजें। जैसे कि दिल्ली के पहले किलों में से एक लाल कोट की किलेबंद दीवारों का निर्माण 1052 ईस्वी में किस तोमर शासक ने करवाया था। देखो आप लोग दिल्ली जाते हो, कुतुब मीनार मेरे हिसाब से आपने एक तरह से निहारा होगा, दृष्टिगोचर किया होगा, और कुतुब मीनार में जब जाओगे ना, तो वहां पर कुछ एक तरह से पत्थर मिलेंगे जहां पर कुछ लिखा आपको डाटा मिलेगा, है ना, आपने कभी देखा हो तो वहां पर लाल कोट शब्द कई बार आपको यूज होता हो, देखोगे आप लोग। तो लाल कोट क्या है, तो देखो अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर, मध्यकाल भारत के अंदर अगर बात करें ना, और मध्यकाल भारत में एक तरह से पहले किले की बात करें ना, तो एक तरह से ये लालकोट किले के नाम का एक तरह सबसे ऊपर नाम आता है। तो पहले देखो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि दिल्ली के पहले किलों में से एक लालकोट की किलेबंद दीवारों का निर्माण 1052 में किस तोमर शासक ने करवाया था। तो ऑप्शन है मानसिंह तोमर, अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल प्रथम, या गणपत देवा, ये है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना, वो तो आ जाएगा अनंगपाल द्वितीय, ठीक है, अनंगपाल द्वितीय। मैं ये एक बात कर रहा हूँ। अब देखो ये लाल कोट क्या है, आप कभी दिल्ली जाओगे ना, तो कुतुब मीनार जो है ना, आज वो एरिया जो है ना, यहाँ पर एक किला बनाया था लाल कोट नाम का अनंगपाल द्वितीय के द्वारा। तो थोड़ा सा देखो, चलो बात करते हैं इसके बारे में, आप इसको थोड़ा समझना। सॉरी, लाल कोट थोड़ा सा आपको अच्छे से कवर करते हैं, है ना। चलो माइंड सेट करना आप लोग। लाल कोट, लाल है तो भाई लाल कोट लाल में लिख देते हैं हम भी, ठीक है, लाल कोट, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना है, और क्या समझना है साहब लाल कोट के बारे में। देखो जो ये लाल कोट है ना, ये दिल्ली में वर्तमान के अंदर कुतुब मीनार परिसर में है, ठीक है। लोकेशन बात करें, ठीक है, लोकेशन एक तरह से दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में है, ठीक है, कुतुब मीनार परिसर में एक किला था भाई लाल कोट। लाल कोट क्या है, लाल कोट एक किला है जो कि अनंगपाल द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, बात कर रहा हूँ। तो पहले तो होगी लोकेशन की दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में। पृथ्वीराज चौहान ने इसका नाम चेंज कर दिया था, इस बात को समझना आप लोग। जो भारत में पृथ्वीराज चौहान शासक है, पृथ्वीराज चौहान,
पृथ्वीराज चौहान, लेकिन तृतीय पृथ्वीराज चौहान, तीसरे वाले की बात कर रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने नाम बदला, और नाम बदला, और नाम बदलकर एक तरह से पता क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया किला राय पिथौरा। ठीक है, इस बात को समझना, किला राय पिथौरा। तो पृथ्वीराज चौहान ने नाम चेंज करके इनका नाम पता क्या रख दिया था, इनका नाम रख दिया था किला राय पिथौरा, नाम बदल करके रख दिया किला राय पिथौरा, किला राय पिथौरा। और राय पिथौरा वैसे भी इंडियन इतिहास में आपने पढ़ा होगा, राय पिथौरा भारत में किस राजा को कहा जाता है, राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता है। राय पिथौरा भारत में अगर पूछें किस शासक कहते हैं तो पृथ्वीराज चौहान। और राय, किला राय पिथौरा, ये ध्यान रखना, किला राय पिथौरा कहां पर है, ये दिल्ली के अंदर है। और किला राय पिथौरा का जो निर्माण है ना वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, लेकिन ध्यान रखना लाल कोट का नाम चेंज एक तरह से इन्होंने किया था, इस बात को थोड़ा सा समझना। ठीक है, ये जो लाल कोट है ये दिल्ली के अंदर अनंगपाल द्वितीय के द्वारा एक तरह से बनाया गया था, बाद में पृथ्वीराज चौहान इसका नाम चेंज करके किला राय पिथौरा रख देते हैं। इन प्रेजेंट टाइम जो कुतुब मीनार है ना वो इसी एक तरह से लाल कोट किले के परिसर में ही है ना। कभी आप लोग देखने जाओगे तो आपको बार बार स्थान पर अलग अनेकों स्थान पर राय पिथौरा, किला राय पिथौरा या एक तरह से लाल कोट के बारे में मेरे हिसाब से चीजें देखने को मिल जाएगी। ये दो तीन बातें एक तरह से मैं कर रहा हूं और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अनंगपाल, एक बात और ध्यान रखना। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट है, एक अनंगपाल की बावली, अनंगपाल यानी बावड़ी, एक बावली है बावड़ी। थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और मैं करता हूं, अनंगपाल, अनंगपाल की बावली, बावली कह रहा हूं मैं ना कि बावड़ी, ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पैलेस बावड़ी की तरह ही। तो ये भी भाई साहब कहां पर है, ये भी दिल्ली के अंदर है, तोमर शासक है। ठीक है, तो ये नॉर्मल पॉइंट है, कोई ज्यादा इतना हार्ड नहीं, अनंगपाल द्वितीय। ठीक है, समझ पाओगे आप लोग, ये है तोमर शासक। अब देखो यहां पर एक है मानसिंह तोमर, ये भी तोमर शासक ही था, लेकिन ये एक तरह से जो अनंगपाल द्वितीय वगैरह है, सूरजपाल है, इनसे संबंधित नहीं थे। ये मानसिंह तोमर जो है ना ये ग्वालियर से संबंधित है, ग्वालियर से संबंधित, और ग्वालियर के अंदर एक किला है, आपने सुना भी होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा और समझना। ठीक है, यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पर एक बात और आप लोग समझना, मानसिंह तोमर, और ये भी भाई साहब खूब इंपोर्टेंट, नेशनल जीके में तो बन के आते हैं, हरियाणा जीके से थोड़ा सा हटके अगर बात करें तो मानसिंह तोमर, तोमर या तंवर एक तरह से नाम लिखा मिलेगा। ठीक है, ये जो है ना ये अनंगपाल द्वितीय वाली कैटेगरी के राजा नहीं है, ये क्या है, ये एक तरह से मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में ग्वालियर के एक तरह शासक थे। तो ग्वालियर, ग्वालियर जो कि एमपी एम इन प्रेजेंट टाइम में, ग्वालियर के तोमर शासक, ये ग्वालियर का एक तरह से तोमर शासक है। ठीक है, मानसिंह तोमर। ठीक है, ये ग्वालियर का तोमर शासक, और ग्वालियर में जो तोमर शासक, देखो तोमर भी यहाँ पर अलग अलग, जैसे चौहान की कैटेगरी अलग अलग थी, है ना, चालुक्य वंश की भी कैटेगरी अलग अलग हुआ करती थी, तो ऐसे तोमर की भी अलग अलग है। एक तोमर है मध्य प्रदेश में ग्वालियर के, और एक तोमर अपने इधर हरियाणा दिल्ली वगैरह में एक तरह से राज कर गए थे। और जो ग्वालियर के जो तोमर है ना वो लगभग 1394 के अंदर आए थे, और सन 1526 में पानीपत के जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी उसके बाद इनका भी अंत हो गया था, क्योंकि इन ग्वालियर के तोमर शासक पर दिल्ली सल्तनत के राजा एक तरह से हावी हो गए थे बाद में, है ना, कालांतर टाइम पीरियड में। तो इनका शासन अगर बात करें ना, ग्वालियर के तोमर शासकों का अगर हम शासन काल की बात करें ना तो 1394 ईस्वी के अंदर इन्होंने शासन शुरू किया था, और इनका अंत की बात करें तो सन 1526 ईस्वी के अंदर इनका अंत हो गया था। तो ये जो है ना ये तोमर से हटके एक तरह बात कर रहा हूं, अब तोमर यहां पर नाम आ रहा है तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझना, है ना। क्या बात करें, ग्वालियर के तोमर अलग है और हरियाणा दिल्ली के तोमर अलग है, और जो मानसिंह तोमर है ना ये अनंगपाल द्वितीय से हटके ग्वालियर से संबंधित तोमर शासक है। ये मैं थोड़ा सा एक तरह से बात किया। आपने सुना होगा हरियाणा में गुजरी महल है ना, जो कि हरियाणा में जो गुजरी महल है वो तो बनाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, लेकिन एक गुजरी महल है ना अपने इंडिया में ग्वालियर के अंदर भी है, और ग्वालियर का जो गुजरी महल है ना वो मानसिंह तोमर के ही द्वारा बनवाया गया था। इसकी पत्नी हुआ करती थी मरगनैनी, उसकी याद में गुजरी महल बनवाया था इसने। इन प्रेजेंट टाइम में गुजरी महल एक ग्वालियर के अंदर भी है, हरियाणा का गुजरी महल अलग है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया, लेकिन ग्वालियर का जो गुजरी महल है ना वो तोमर शासक मानसिंह तोमर के द्वारा ग्वालियर में बनवाया गया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम और दो तीन बातें करते हैं। ठीक है, ग्वालियर, ग्वालियर का जो गुजरी महल है ना जिसके बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, ग्वालियर का गुजरी महल। ठीक है, ग्वालियर के गुजरी महल का निर्माता कौन है भाई, यही तोमर शासक है। ठीक है, मरगनैनी की याद में इसने बनवाया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एक पत्नी हुआ करती थी, रानी हुआ करती थी, जिसका नाम था मरगनैनी। ठीक है, मरगनैनी की याद में
और हरियाणा वाला जो गुजरी महल बनवाए तो गुजरी की याद में फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका हुआ करती थी गुजरी, तो वो अलग ही अलग है। ठीक है, ये एक तरह से थोड़ा सा आप लोग ध्यान करना। और थोड़ा सा अगर बात करें इन प्रेजेंट टाइम है ना, ग्वालियर के अंदर एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध एक फोर्ट, एक किला है जिसको बोलते हैं ग्वालियर के किला, खूब विश्व प्रसिद्ध है ना। तो जो ग्वालियर के एक तरह से फोर्ट है ना, वो भी साहब मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ग्वालियर, ठीक है ना, ग्वालियर जो फोर्ट है ग्वालियर, और इन प्रेजेंट टाइम में जो ग्वालियर फोर्ट है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट, ठीक है, ग्वालियर फोर्ट है ना। और जो ये ग्वालियर फोर्ट है ना, ये इन प्रेजेंट टाइम एक तरह से कहां पर पड़ता है, ये इन प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के अंदर, सॉरी क्या नाम है, ये ग्वालियर के अंदर ये। और जो ये ग्वालियर फोर्ट है ये आज की तारीख अगर बात करें ना, ये इतना विश्व प्रसिद्ध है कि हमारे देश के अंदर है ना, मुगल शासक जो हुआ करते थे भारत के अंदर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसके द्वारा भी इसको एक तरह से प्रसिद्ध मतलब ग्वालियर फोर्ट के बारे में एक तरह से बढ़ाई की है। ठीक है ना भाई, तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं ग्वालियर की तोमर शासक के बारे में बता रहा हूं। तो ग्वालियर फोर्ट का निर्माता, ठीक है, ग्वालियर फोर्ट का निर्माता, ग्वालियर फोर्ट का निर्माता कौन है, यही तोमर शासक है। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग एक तरह से समझना। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको एक तरह से समझ जाओगे। और जो ग्वालियर है ना, ये जो ग्वालियर है ना, ग्वालियर, अगर हम ग्वालियर सिटी, सिटी की बात करें, ठीक है, ग्वालियर सिटी की बात करें ना, तो जो ये ग्वालियर सिटी है ना, यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी सूची में शामिल। म्यूजिक क्षेत्र में अभी हाल ही में ग्वालियर को यूनेस्को की संगीत के क्षेत्र में क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। अभी कुछ समय पहले सन 2023 को, इस बात को भी थोड़ा याद करना, करंट अफेयर्स में एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2023 को। और 31 अक्टूबर को आप लोग जानते हो विश्व सिटी डे या विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड शहर दिवस वो मनाया जाता है। ठीक है, हिंद किलों का मोती, बाबर ने इसको एक तरह से एक बात बोला था, जो ये किला है ना, तो इस किले के बारे में बाबर ने एक बात बोली थी, इस किले के बारे में, ग्वालियर फोर्ट के बारे में। ठीक है, ग्वालियर जो फोर्ट है ना, इसके बारे में बाबर ने एक बात बोली थी। और क्या बात बोली थी, हिंद किलो का मोती, हिंद किलो का मोती, किस किले को बोला बाबर ने, हिंद किलो का मोती अगर कोई है तो वो ग्वालियर फोर्ट है, मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया, ये एक तरह से बाबर ने बोला था। ठीक है, तो ये एक तरह से दो तीन चीजें मैंने आपको बताई एक्स्ट्रा, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कि जो लाल कोट है ना, उसका निर्माण अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था, जो कि तोमर शासक है। एक मानसिंह तोमर ऑप्शन में आए थे, तो मानसिंह तोमर की 3-4 क्वेश्चन एसएससी में बनते हैं, एसएससी के पेपरों में तो ज्यादातर इसके आते हैं भी मानसिंह तोमर के। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, मासूद के आक्रमण के समय किस तोमर शासक का शासन था। देखो मासूद ये गजनवियों के बाद एक गजनवी शासक है, वैसे ये गजनवी मरने के बाद हिंदुस्तान में, मैंने कहा था गजनवियों का अटैक एक तरह से जारी रहा था हिंदुस्तान के साम्राज्य पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो एक मासूद नाम का एक आक्रमणकारी था, गजनवी आक्रमणकारी है ये। तो किस तोमर शासक के काल में इसने अटैक किया था, तो अनंगपाल है, जयपाल है, कुमारपाल है, तेजपाल है। इसका सही आंसर क्या आएगा ये आपने बताना है। इसने हासी में अटैक किया था, ध्यान रखना, लगभग 1037 ईस्वी के अंदर। और जब हासी में 1037 में इसने अटैक किया था ना, तो उस समय तोमर शासक अगर कोई था ना, तो वो था कुमारपाल। मेरी बात को समझ रहे हो, तो कुमारपाल के शासनकाल में 1037 में इसने अटैक किया था, हासी पर अटैक, हासी पर। ठीक है, हासी पर इसने आक्रमण किया था, हासी, हासी हिसार जानते हो ना, हासी पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है, और कब किया था, 1037 ईस्वी के अंदर इसने, 1037 ईस्वी के अंदर मासूद ने अटैक किया था। कहां पर, हासी में किया था 1037 में। इस बात को आप लोग एक तरह से समझना, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको समझ जाओगे। ये तो होगी एक सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो इसने अटैक किया था, 12 दिन के समथिंग युद्ध चला था, है ना, 12 दिन एक तरह से चला था, 12 दिन युद्ध हुआ था। लेकिन इसमें कौन विजय हुआ था, इसमें जो मासूद है ना, ये जो बदतमीज मासूद है, ये विजय हो गया था। ठीक है, मासूद इसके अंदर विजय हो गया था। ये दो तीन बातें एक समझना। अब देखो ये युद्ध हुआ था, ये सारी चीजें है ना, ये हमें कैसे पता लगा, इस युद्ध का जो वर्णन है ना,
इस युद्ध का इस युद्ध का वर्णन इस युद्ध का जो वर्णन है ना, महमूद गजनवी के शासनकाल से एक साहित्यकार लेखक हुआ करते थे जिसका नाम था बेहाकी। बेहाकी, तो बेहाकी की एक बुक है, बेहाकी की एक बुक है जिसका नाम है तारीख ए सुबुक्कीन। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? एक बुक है जिसका नाम है तारीख ए सुबुक्तगिन। तारीख ए सुबुक्तगिन, ये एक पुस्तक का नाम है साहब। और इस पुस्तक के राइटर कौन है? बेहाकी है। इस बेहाकी की पुस्तक में इस युद्ध का वर्णन है, जो ये युद्ध 12 दिन चला था। हासी पर 1037 में इसने युद्ध किया था मासूद नाम के बंदे ने, है ना। कुमारपाल एक तरह से तोमर शासक है, कुमारपाल इसमें एक तरह से हार गए थे और कुमारपाल अपनी जान बचाकर एक तरह से इधर उधर भाग गए थे। लेकिन कुमारपाल की है ना एक बेटी हुआ करती थी। यहां पर थोड़ा समझना, जो ये युद्ध हुआ ना, तो कुमारपाल, ठीक है, कुमारपाल तो भाग गया था, लेकिन कुमारपाल की एक पुत्री थी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, युद्ध में कुमारपाल मारे नहीं गए थे मासूद के द्वारा, ध्यान रखना। मासूद जीत गए थे, कुमारपाल एक तरह से अपनी जान बचाकर इधर उधर चले गए थे। तो कुमारपाल की एक पुत्री हुआ करती जिसका नाम था आमटी। मेरे हिसाब से आपने सुना होगा। कुमारपाल जो है ना, इसकी भाई एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था आमटी। और ये आमटी क्या करती है, ये भाई साहब इसने इस बदतमीज मासूद के अत्याचारों के बारे में सुना था। तो जो आमटी नाम की जो लड़की है ना, ये एक तरह क्या है, तालाब में कूदकर एक तरह से सुसाइड कर लेती है, यानी कि मर जाती है ना। जिस स्थान पर एक तरह से इसने सुसाइड किया, यानी कि अटैक मतलब आत्महत्या करती है ना, तो उसी स्थान पर है ना आज एक झील है, एक तालाब है। और आप सबने सुना होगा, उस तालाब को बोलते हैं आमटी तालाब। आज की तारीख में इसी लड़की के नाम पर एक तालाब है, आमटी तालाब। या आपने एक शब्द सुना होगा, आमटी झील। और जो ये आमटी झील है ना, ये भाई साहब इन प्रेजेंट टाइम में कहां पर है? ये हरियाणा के हिसार के हासी नामक स्थान पर है। और ये वही आमटी है जहां पर इसने एक तरह से एक तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी। किले के साइड में एक तालाब था, वहां पर कुमारपाल की पुत्री है। और कुमारपाल एक तरह से अपनी जान बचाकर इधर उधर चले जाते। ये 2-3 बातें मैं बात किया। इस मासूद ने, ध्यान रखना, हासी पर अटैक नहीं किया था। एक थोड़ा सा और इतिहास में वर्णन मिलता है, हालांकि तारीख सुबुक्तगिन में और भी वर्णन मिलता है। थोड़ा सा नोट करके अगर मैं बात करूं, तो जो सोनीपत है ना, हरियाणा के अंदर सोनीपत, तो सोनीपत में, ठीक है, एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था दीप लहर। ठीक है, तो सोनीपत में गवर्नर दीप लहर के खिलाफ अटैक किया इसने। तो इसने देखो सोनीपत में भी अटैक किया था दीप लहर के खिलाफ अटैक या आक्रमण। किसका? इसी इंसान का, मासूद का, हंसी पर अटैक किया। ठीक है, तो इसने सोनीपत पर भी अटैक किया था, ध्यान रखना। और प्लस इसने थानेसर पर भी अटैक किया था, जिसने महमूद गजनवी ने 1014 में किया था थानेश्वर पर। ठीक है, तो इसने भी थानेसर पर अटैक किया था। मूर्ति लूटते थे बदतमीज लोग ये। ठीक है, तो थानेसर पर भी इसने अटैक किया था। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, हासी के बारे में आप लोग जानते होंगे, हासी है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं बात और करता हूं आपके साथ, है ना। जो ये हासी है ना, हासी फोर्ट, इसकी क्वेश्चन हरियाणा जीके में आपने खूब सुना भी होगा, हासी फोर्ट या हासी का किला। ठीक है, पहली तो बात आती है, जो ये हासी का किला है ना, ये किसके द्वारा एक तरह से बनवाया गया, या हासी के किले का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कई पॉइंट है। ठीक है, इसको असीगढ़ का किले के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखना, असीगढ़ का किला। ठीक है, इसी को है ना पृथ्वीराज चौहान थर्ड का किला भी बोलते हैं, हंसी के किले को। ठीक है, इसी को तलवारों का किला भी बोलते हैं। हरियाणा के HSC में आ चुके हैं। तलवारों का किला किसे कहते हैं? हंसी के किले को, क्योंकि यहाँ पर राजा ध्रुपद ने तलवार बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, तो तलवारों को किला। बाद में 12वीं शताब्दी के समथिंग पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर एक तरह से अपना अड्डा जमा लिया था, तो इसका पुनर्निर्माण बाद में करवाया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने, तो पृथ्वीराज चौहान का किला इसको बोलने लगे। असीगढ़ का किला, यानी कि तलवार का यहाँ पर निर्माण होता था, तो इसको असीगढ़ का किला बोलते हैं। ये सारी चीजें है, लेकिन कई राजाओं के एक तरह से इसमें रोल है बनाने में। बट अगर हम बात करें इस किले की नींव किसने रखी थी, ठीक है,
अगर बात करें इस किले की नींव किसने रखी थी, ठीक है, इस किले की नींव 80 पर अटैक तो किया था इन गजनवी लोगों ने, लेकिन जो किला है ना ये खूब फेमस है, कई बार आता है क्वेश्चन। इस किले की नींव यानी किसने सबसे पहले इसको बनाया, इस किले की नींव किसने रखी, तो अनंग, जो तोमर शासक ना अनंगपाल, ठीक है, तो अनंगपाल जो तोमर शासक सेकंड, उसने इसकी नींव रखी थी। अनंगपाल, अनंगपाल तोमर, ठीक है, अनंगपाल तोमर सेकंड के द्वारा इसकी नींव रखी थी। अनंगपाल तोमर सेकंड के द्वारा इसकी नींव रखी थी, अनंगपाल तोमर के द्वारा। बाद में पृथ्वीराज चौहान भी पुनः निर्माण करने में एक तरह से अपना हाथ आजमाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा बात करें ना, तो एक राजा हुआ करता था भारत में जिसका नाम था राजा द्रुपद। राजा द्रुपद ने यहां यानी कि झांसी के किले में तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की। तलवार बनाने की फैक्ट्री, तलवार बनाने की कंपनी या फैक्ट्री स्थापित की किसने, राजा द्रुपद ने, ठीक है। इसी कारण इसको तलवार का किला भी बोलते हैं ना, इसी कारण तो बोलते हैं राजा द्रुपद ने यहाँ पर तलवार बनाने की कंपनी स्थापित की थी। इस बात को थोड़ा सा समझना। 12वीं सदी में एक तरह से चौहान राजा इसका पुनः निर्माण करवाता है, ठीक है, इस बात को भी समझना। मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझना, ये सारे रिपीटेड पॉइंट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। 12वीं सदी में इस किले के बारे में, 12वीं सदी में चौहान शासक इसका पुनः निर्माण करवाते हैं। चौहान शासक, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनः निर्माण होता है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझ सकते हो। लेकिन 1192 ईस्वी के अंदर क्या होता है, 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, तो जो सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है ना, वो इसको कैप्चर कर लेता है इस किले को, ठीक है। उसके बाद तो सिस्टम ही अलग हो गया था। तो ये सारी चीजें इस किले के बारे में 2-3 पॉइंट है ना, तो इसको आप लोग समझना। मासूद ने अटैक किया था, ये मैं बात किया यहाँ पर, है ना। मासूद के बाद एक राजा और आया था जिसका नाम था मादूद, और मादूद जो है ना, मादूद है ना, मादूद, इस मादूद ने भी अटैक किया था। मादूद ने HR पर अटैक यानी कि हरियाणा पर अटैक, हरियाणा में अटैक है ना, वो कुमारपाल के काल में किया था, ये भी ध्यान रखना। तो कुमारपाल के काल में है ना 2 राजा आए थे, एक तो मादूद और एक मासूद। तो गजनवी शासक मादूद और मासूद दोनों हरियाणा में किस तोमर शासक के काल में अटैक करने आए थे, तो कुमारपाल के काल में अटैक करने आए थे, ये ध्यान रखना। मादूद मासूद के बाद राजा बना था, तो मासूद के बाद मादूद, ठीक है। तो इस टाइप के एक तरह से पॉइंट है ना, ये उम्मीद कर रहे आप लोग समझ रहे होगे, है ना, और आप लोग इनको समझ चुके होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेन, है ना। इसे आगे हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, अन्य एक तरह से टाइप का पॉइंट होगा हमारा, या आधुनिक सीरीज का या हरियाणा जीके संबंधित, तो आप लोग इनका कवर करना। उम्मीद करें आप लोगों को कुछ चीजें अच्छे से कवर की होगी, आपकी समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आए तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, है ना। और एक तरह से अपने अच्छे से बेहतर तरीके से नोट्स आप लोग कवर कर सकते हो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक एक तरह से कवर करते रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।